नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। संसद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। 4 दिन पहले ही समाप्त हुआ संसद का मॉनसून सत्र। संसद का अगला सत्र नई बिल्डिंग में होने की उम्मीद। चुनाव आयोग ने दुरुस्त की मतदाता सूची। 1 करोड़ डुप्लीकेट नामों को वोटिंग लिस्ट से हटाया गया। वोटर्स का डिजिटल डेटाबेस बनाने की तैयारी में है चुनाव आयोग। कॉमनवेल्थ गेम्स के अंतिम दिन भी पदकों की बारिश। बैडमिंटन में भारत को 3 गोल्ड। लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु के साथ ही मेंस डबल में भारत ने जीता सोना। टेबल टेनिस में अंकिता शरद कमल ने भी दिलाया सोना। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 465 अंकों की तेजी के साथ 58,853 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 128 अंक उछलकर 17,525 पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। आइए आप बढ़ते हैं आगे। आज की सबसे बड़ी खबर जुड़ी है बिहार की सियासत में मचे घमासान से। बिहार की सत्ता से बीजेपी बाहर होने वाली है। सीएम नीतीश ने जेडीयू बीजेपी गठबंधन तोड़ने का मन बना लिया है, जिसका ऐलान वो कभी भी कर सकते हैं। तो क्या अब आरजेडी और जेडीयू मिलकर बनाएंगे बिहार में नई सरकार? इस सरकार में क्या होगा कांग्रेस का किरदार? इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बात होगी योगी के मंत्री को कोर्ट से मिली सजा की। साथ ही चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की सियासत में मची उथल पुथल की। कैसे बीजेपी ने शिंदे को दिया धोखा। बात करेंगे गुजरात बीजेपी पर गहराए संकट की। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए बढ़ते हैं आगे आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। बिहार में एक बार फिर जेडीयू बीजेपी गठबंधन टूटने के संकेत मिलने लगे हैं। खबरों की माने तो 11 अगस्त तक बिहार में नई सरकार का गठन हो सकता है और राज्य में फिर से जेडीयू और आरजेडी की सरकार बन सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सभी सांसद और विधायकों को अगले 2 दिनों तक पटना में रुकने को कहा है। तो वहीं आरजेडी ने भी अपने सभी विधायकों को पटना में रहने का आदेश दिया है। नीतीश बीजेपी का साथ छोड़ते हैं तो बिहार में बीजेपी के लिए कितना बड़ा नुकसान होगा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अंतरात्मा एक बार फिर से हिलोरे मार रही है। बदलाव की आहट पटना से लेकर दिल्ली तक सुनी जा रही है। जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह बीजेपी के खिलाफ हमलावर हो चुके हैं। कल क्या होगा इसके संकेत वो लगातार अपने बयानों से दे रहे हैं। ये संकेत बीजेपी साफ साफ समझ रही है, जिसके बाद बीजेपी ने अपने नेताओं से किसी तरह का बयान देने से मना कर दिया है। बीजेपी पूरी तरह से बचाव की मुद्रा में दिखाई दे रही है। रविशंकर प्रसाद और शाहनवाज हुसैन को दिल्ली तलब कर लिया गया है। दूसरी ओर नीतीश कुमार के आरजेडी और कांग्रेस के संपर्क में होने की बातें सामने आ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से बात की है। कांग्रेस ने भी उन्हें समर्थन देने के संकेत दे दिए हैं। इस बीच आरजेडी ने भी साफ कर दिया कि अगर नीतीश बीजेपी का साथ छोड़ते हैं तो आरजेडी समर्थन पर विचार कर सकती है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि अगर जेडीयू बीजेपी के खिलाफ लड़ने का फैसला करते हैं तो हमारे पास नीतीश का साथ देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हम अभी विधानसभा चुनाव नहीं चाहते हैं। इस बीच आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी सक्रिय हो गए हैं और अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। वैसे इतिहास के पन्नों को पलटे तो 10 साल पहले भी नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा था। 5 साल पहले वो महागठबंधन छोड़कर बीजेपी के साथ आए थे और अब एक बार फिर उनके बीजेपी से दूर जाने के संकेत मिल रहे हैं। खबरें यहां तक आ रही कि 11 अगस्त तक बिहार में नई सरकार बन सकती है और इस बार सरकार में बीजेपी नहीं होगी। दरअसल सरकार चलाने में फ्री हैंड नहीं मिलने के अलावा नीतीश चिराग प्रकरण के बाद आरसीपी के इस्तीफे को लेकर बीजेपी से खफा है। बीते 1 महीने में नीतीश केंद्र की 4 बैठकों से दूर रहे। इसे बीजेपी नेताओं की बयानबाजी से जोड़कर देखा जा रहा था, जो अपनी ही सरकार को निशाने पर लिए हुए थे। बिहार बीजेपी नेताओं के बयान को लेकर नीतीश कई बार बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व तक अपनी शिकायत पहुंचा चुके थे, लेकिन पिछले दिनों बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान ने जेडीयू को बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल जेपी नड्डा ने पटना में ऐलान किया था कि बीजेपी को छोड़कर बाकी पार्टियां खत्म हो जाएंगी, क्षेत्रीय पार्टियों का वजूद मिट जाएगा। बयान बिहार में दिया गया था, जिसे जेडीयू के खिलाफ माना गया। पार्टी को एहसास हो रहा है कि बीजेपी उसे खत्म करने की कोशिश कर रही है, इसलिए जेडीयू अब बीजेपी पर बड़ा हमला करने की तैयारी में है। बिहार में बीजेपी का पत्ता साफ है तो यूपी में योगी के एक मंत्री का भी पत्ता साफ होते होते बच गया। योगी सरकार के मंत्री राकेश सचान और संजय निषाद को पुलिस ढूंढ रही थी।
सचान को कोर्ट आर्म्स एक्ट में दोषी भी ठहरा चुका था, इसलिए सरकार पर दबाव था कि वो सचान को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करे या फिर सचान खुद कोर्ट में पेश हो जाएं। और सरकार के दबाव में आज योगी सरकार के मंत्री राकेश सचान ने कानपुर की कोर्ट में सरेंडर भी कर दिया। तो क्यों सरेंडर के लिए मजबूर हुए सचान, देखते हैं इस रिपोर्ट में। योगी सरकार में खादी ग्राम उद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा और वस्त्र उद्योग के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने आज कानपुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सचान 2 दिन से फरार चल रहे थे, उन्हें आर्म्स एक्ट में दोषी पाया गया है। जब कोर्ट उन्हें दोषी ठहरा रहा था तब सचान जज के सामने ही खड़े थे, लेकिन जब उन्हें सजा सुनाने का वक्त आया तो वो कोर्ट से भाग निकले। जाते जाते अपने साथ वो कोर्ट के आदेश की ओरिजिनल कॉपी भी ले गए थे। कोर्ट की रेडर ने मंत्री पर एफआईआर के लिए कोतवाली में शिकायत दर्ज करा दी, लेकिन सचान के दबाव में अभी तक उनके खिलाफ नई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। पुलिस अभी भी शिकायत की जांच कर रही है। सचान के इस कारनामे से योगी सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई थी। सवाल उठ रहे थे कि क्या योगी आदित्यनाथ सचान के घर पर भी बुलडोजर भेजने वाले हैं। सचान के घर पर बुलडोजर तो नहीं पहुंचा, लेकिन योगी सरकार के मंत्री सचान जरूर आज कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने आलोक यादव की कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट सचान को दोषी तो पहले ही ठहरा चुका था, इसलिए आज उन्हें सिर्फ सजा सुनाई जानी थी और कोर्ट ने सचान को 1 साल की सजा भी सुना दी। सजा का ऐलान होने के तुरंत बाद ही सचान की ओर से जमानत याचिका लगाई गई, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया, यानी सचान को जेल नहीं जाना पड़ा। वो वकीलों के साथ कोर्ट से बाहर आ गए। इससे पहले 2 दिनों तक सचान मीडिया से बचते घूम रहे थे। दिल्ली तक मदद की गुहार लगाई। पार्टी ने उन्हें कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया। सरेंडर न करने की सूरत में एक नए मुकदमे की तलवार लटकने की जानकारी होने के बाद आखिरकार मंत्री ने कोर्ट में समर्पण करने का मन बना लिया। सचान के करीबियों का दावा है कि वो कल यानी रविवार को ही सरेंडर करना चाहते थे, लेकिन रविवार को कोर्ट बंद था, इसलिए इसे 1 दिन के लिए टाल दिया गया। आर्म्स एक्ट के जिस मामले में राकेश सचान को सजा सुनाई गई वो 1991 का है, लेकिन निचली कोर्ट में ही फैसला 31 साल बाद आया है और जमानत भी तुरंत मिल गई। सचान के पास ये मौका भी है कि वो कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दें। मंत्री जी ने सरेंडर कर बचा ली अपनी कुर्सी। वहीं एक बार फिर महाराष्ट्र में बच गई शिंदे की सरकार। शिवसेना पर अधिकार और 16 बागी विधायकों की अयोग्यता के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई टल गई। अब इस मामले पर 12 अगस्त को सुनवाई होगी। महाराष्ट्र मामले को 5 जजों की बेंच को सौंपना चाहिए या नहीं, इसे लेकर भी दलीलें सुनी जाएंगी। वहीं इस बीच संजय राउत की हिरासत बढ़ गई है, तो वहीं मंत्रिमंडल विस्तार पर बीजेपी ने एक बार फिर दिया शिंदे को धोखा। देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र का सियासी संकट अभी खत्म नहीं होने वाला है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से दाखिल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब इस मामले की सुनवाई 12 अगस्त को होगी। इससे पहले हुई सुनवाई में दोनों पक्षों के वकील में काफी बहस हुई थी। इस दौरान कोर्ट ने शिंदे गुट से काफी तीखे सवाल पूछे थे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट को फटकार भी लगाई थी। असली शिवसेना किसकी है और 16 बागी विधायकों की अयोग्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट 12 अगस्त को सुनवाई करेगा। इस मामले को 5 जजों की बेंच को सौंपना चाहिए या नहीं, इसे लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखी जाएंगी। पिछली सुनवाई के दौरान एकनाथ शिंदे ने कहा था कि हमारे ऊपर अयोग्यता का आरोप गलत है, हम अभी भी शिवसैनिक हैं और हमारे पास 39 विधायकों का समर्थन है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे गुट के वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि शिंदे गुट में जाने वाले विधायक संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता से तभी बच सकते हैं अगर वो अलग हुए गुट का किसी दूसरी पार्टी में विलय कर लेते हैं। उन्होंने कहा था कि उनके बचाव का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। शिवसेना पर कब्जे की इस लड़ाई में अब गेंद चुनाव आयोग के पाले में है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र मामले की सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को कोई फैसला न लेने को कहा है। हालांकि कोर्ट ने इस बारे में कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से पहले ही शिवसेना के कब्जे के दावे पर 8 अगस्त तक दोनों पक्षों से दस्तावेज जमा कराने का आदेश दे चुका था। आयोग को ये तय करना है कि असली शिवसेना किसके पास है। वहीं इस बीच शिवसेना सांसद संजय राउत की ईडी हिरासत को 22 अगस्त तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट को लेकर भी बीजेपी और शिंदे गुट के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। खबरों के मुताबिक बीजेपी के वादे से पीछे हटने के चलते सरकार में मंत्रियों की एंट्री नहीं हो पा रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मामला सुलझाने तक विस्तार करने के मूड में नहीं है। हाल ही में शिंदे करीब 7 बार दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। ऐसे में महाराष्ट्र का सियासी मामला सुलझने की बजाय और उलझता जा रहा है। महाराष्ट्र में ऊंट किस करवट बैठेगा, अभी कहना कुछ भी जल्दबाजी होगा। महाराष्ट्र के इस सियासी घमासान ने शिंदे की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है।
वहीं गुजरात में परिवारवाद ने बीजेपी की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। गुजरात में इसी साल विधानसभा के चुनाव हैं, कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अभी से अपनी कमर कस ली है। सत्ता पर काबिज बीजेपी हमेशा अपने भाषणों में परिवारवाद की दुहाई देती है, लेकिन गुजरात में बीजेपी पर परिवारवाद हावी दिख रहा है और इसने गुजरात बीजेपी के लिए संकट खड़ा कर दिया है। 2022 को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी भी दमखम दिखाने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल की गुजरात में बढ़ती हुई सक्रियता बीजेपी कांग्रेस की चिंता का कारण भी है। वहीं गुजरात में बीजेपी भले ही परिवारवाद का विरोध करती रही हो, लेकिन अब बीजेपी के मौजूदा विधायकों और सांसदों में अपने बेटों के लिए टिकट मांगते हुए पार्टी पर दबाव बढ़ा दिया है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए पुत्र मोह बड़ा संकट बनता जा रहा है। अभी से ही विधानसभा सीटों पर टिकटों के लिए दावेदारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। गुजरात में बीजेपी पिछले 24 सालों से सत्ता में है। इसके कारण अब बीजेपी के भीतर चुनाव दर चुनाव परिवार प्रेम बढ़ता जा रहा है। वहीं इस बार कई ऐसे बीजेपी के नेता हैं जो 75 साल की आयु को पार कर चुके हैं। ऐसे में वो अपने बेटों के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं, जबकि बीजेपी हमेशा से ही कांग्रेस के परिवारवाद को लेकर उस पर निशाना साधती रही है। लेकिन अब बीजेपी खुद इसका शिकार हो रही है, जो गुजरात में बीजेपी की हार का कारण बन सकता है। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के भीतर तेजी से परिवार प्रेम पनप रहा है। ऐसे में टिकटों के लिए शुरू हुई लॉबिंग से बीजेपी आलाकमान परेशान है। सौराष्ट्र में सबसे ज्यादा बीजेपी को परिवार प्रेम से जूझना पड़ रहा है। यहाँ के कई पूर्व मंत्री और बड़े नेता भी अपने परिवार के सदस्यों के लिए खुलकर टिकट मांग रहे हैं। सरकार के पूर्व मंत्री दिलीप संधानी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं, तो वहीं पोरबंदर के सांसद रमेश ने अपने बेटे के लिए टिकट की दावेदारी तेज कर दी है। इसके अलावा बाबू पोखरिया ने पोरबंदर सीट से दावेदारी तेज कर दी है। इसके अलावा जयराज सिंह जडेजा ने नेवी गोंडल सीट से बेटे के लिए टिकट की दावेदारी अभी से पेश कर दी है। बीजेपी ने अब तक कांग्रेस में परिवारवाद के खिलाफ खूब हमला किया है। कांग्रेस के भीतर नेताओं के परिवार प्रेम को लेकर चुनाव में बीजेपी को फायदा भी मिला है। वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस ने भी बीजेपी को परिवारवाद पर घेरना शुरू कर दिया है। फिलहाल तो बीजेपी को इस संकट से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो इधर पूरा देश महंगाई और बेरोजगारी के संकट से जूझ रहा है और इस संकट को लेकर बीजेपी चैन की बंसी बजा रही है, क्योंकि उसके मंत्रियों को महंगाई दिख ही नहीं रही है। लेकिन राहुल गांधी लगातार बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार को घेर रहे हैं और पीएम मोदी को नींद से जगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब क्या कहा राहुल गांधी ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। इन दिनों महंगाई चरम पर है और बेरोजगारी हर दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में आम जनता इस बढ़ती महंगाई से त्रस्त हो चुकी है, तो वहीं विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस पार्टी आम जनता के लिए आवाज उठा रही है और महंगाई बेरोजगारी कम करने की मांग की जा रही है। लेकिन सरकार कांग्रेस की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, मगर कांग्रेस की आवाज उतनी ही ज्यादा बुलंद हो रही है और कांग्रेस की तरफ से लगातार आ रहे बयान इस बात का संकेत दे रहे हैं कि कांग्रेस अब डरने वाली नहीं है और कांग्रेस को ये मजबूती मिल रही है राहुल गांधी के नेतृत्व में। तो वहीं आज फिर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जरूरत घर घर रोजगार, असलियत हर घर बेरोजगार। राहुल गांधी अपने इस ट्वीट में हकीकत से रूबरू करवाने की कोशिश कर रहे हैं। गौर किया जाए तो सच्चाई यही है, आज के समय में हर घर को रोजगार की जरूरत है, लेकिन असलियत ये है कि लोग बेरोजगार हैं। तो वहीं महंगाई भी आसमान छू रही है, जिसके कारण लोगों के घरों का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के देशव्यापी प्रदर्शन के बाद ही बिहार में महंगाई को लेकर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस दोनों ने एक साथ मिलकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला था। वहीं आज मानसून सत्र के 18वें दिन भी संसद में महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी के मुद्दे को लेकर फिर हंगामा होने की संभावना है। महंगाई और बेरोजगारी ही नहीं, कांग्रेस ने ईडी को लेकर भी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ईडी की तरफ से राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को समन किए जाने की कांग्रेस ने आलोचना की है। पार्टी ने इसे संसद और सांसदों का घोर अपमान बताया और कहा, दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा फिर नहीं होगा। प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को समन भेजा है, जिसे लेकर कांग्रेस ने ईडी की आलोचना की है। पार्टी ने इसे संसद और सांसदों का घोर अपमान बताया है और कहा है कि दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा फिर न हो। वहीं पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि जब संसद सत्र चल रहा था तब ईडी ने खड़गे को समन भेजा था, जिसका एकमात्र उद्देश्य विपक्ष के नेता और कांग्रेस को परेशान करना था।
यंग इंडिया के दफ्तर पर ईडी की तलाशी लेना खड़गे की तरफ से अधिकृत वकील की उपस्थिति में बहुत अच्छी तरह से की जा सकती थी। भले ही सदन का सत्र चल रहा था, लेकिन खड़गे ने समन का पालन किया और यंग इंडिया कार्यालय में गए, जहां वो कई घंटों तक रहे। इतना ही नहीं, जयराम रमेश ने ये भी बताया कि राज्यसभा के सभापति ने कहा कि आपराधिक मामलों में संसदीय विशेष अधिकार नहीं होते। पहली बात यह कि खड़गे नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी नहीं है, फिर भी ईडी ने उन्हें समन किया कि तलाशी के लिए उन्हें मौजूद रहना होगा और उनका बयान रिकॉर्ड किया जाना है। इसके अलावा कांग्रेस नेता ने कहा कि अब समय आ गया है कि दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी इस पर चर्चा करें और ये सुनिश्चित करें कि संसद और सांसदों का इस तरह का घोर अपमान फिर न हो। आपको बता दें कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को 4 अगस्त को ईडी ने आईटीओ के पास बहादुर शाह जफर मार्ग पर हेराल्ड हाउस में बुलाया था। ईडी ने उनके खिलाफ समन जारी किया था क्योंकि जांच एजेंसी चाहती थी कि यंग इंडिया के कार्यालय पर छापेमारी के दौरान कंपनी के प्रमुख अधिकारी के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहें। बुलेटिन के आखिर में बात उपराष्ट्रपति के विदाई समारोह की। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। आज उनके सम्मान में संसद में विदाई समारोह का कार्यक्रम रखा गया था। उपराष्ट्रपति के तौर पर उनके अंतिम दिन राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उन्होंने उपराष्ट्रपति के सम्मान में कई बातें कही। तो क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश के वर्तमान उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। इस बीच उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को आज संसद भवन में विदाई दी गई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा कि आज हम सब यहाँ सभापति और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को उनके कार्यकाल के समापन पर धन्यवाद देने के लिए मौजूद है। ये सदन के लिए काफी भावुक पल है। सदन के कई ऐतिहासिक क्षण आपकी गरिमामयी उपस्थिति से जुड़े हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का विदाई समारोह के दौरान पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा, देश को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का अनुभव मिलता रहेगा। आपने सभी भूमिकाओं को अच्छे से निभाया। मैंने आपको अपनी कई भूमिकाओं में देखा है। हम लोग लोकतंत्र के बारे में आपसे काफी कुछ सीख सकते हैं। आप हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। नायडू जी के वन लाइनर विन लाइनर होते हैं। आपको बता दें कि मुहर्रम और रक्षाबंधन के कारण मंगलवार और गुरुवार को सदन की कोई बैठक नहीं होगी। सदन के सभी सदस्यों की ओर से सोमवार शाम को जीएमएससी बालायोगी सभागार में नायडू के लिए एक और विदाई समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में पीएम मोदी वेंकैया नायडू को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे, जबकि राज्यसभा के उप सभापति विदाई भाषण देंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के रूप में नायडू के कार्यकाल से जुड़े एक प्रकाशन को भी पीएम मोदी जारी करेंगे। इसके बाद रात्रि भोज का आयोजन होगा, जिसमें सभी दलों के नेता शामिल हो सकते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किए जाने के एक दिन बाद जगदीप धनखड़ ने रविवार को वर्तमान उपराष्ट्रपति नायडू से मुलाकात की थी। धनखड़ और उनकी पत्नी सुदेश का उपराष्ट्रपति निवास में नायडू और उनकी पत्नी उषा नायडू ने स्वागत किया। इस दौरान वेंकैया नायडू ने अपने उत्तराधिकारी को अंग वस्त्र भेंट किया। उनकी ये बैठक 30 मिनट से अधिक चली और बाद में नायडू ने धनखड़ के साथ आवास और सचिवालय का दौरा किया था। जगदीप धनखड़ अब देश के उपराष्ट्रपति हैं, जो 11 अगस्त को शपथ लेंगे। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।